आपका साथ मैं राजीव शर्मा। चुनाव के लिए छल प्रपंच दल बदल तक तो ठीक है, लेकिन क्या चुनाव के लिए लोगों से खुलेआम मारपीट, वो भी एक दो लोगों से नहीं बल्कि हिंदी भाषी दूसरे राज्यों के लोगों से, ऐसे लोगों से जो पीढ़ियों से वहां बसे हों, क्या ठीक है? आप भी कहेंगे बिल्कुल नहीं। चुनावी फायदे के लिए लोगों को पीटना किसी भी तरीके से न्याय संगत नहीं है। तो क्या महाराष्ट्र में ठाकरे बंधु ये बात नहीं जानते? जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। बावजूद इसके वो मराठी और गैर मराठी का मुद्दा छेड़कर जानबूझकर विवाद पैदा कर रहे हैं। उत्तर भारत के राज्यों से रोजी रोटी के लिए महाराष्ट्र में जा बसे लोगों को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है, सिर्फ बीएमसी चुनाव में सत्ता पाने के लिए। राज ठाकरे और उनकी पार्टी मनसे के लोगों को, गुंडों को जितनी जल्दी हो ये समझ लेना चाहिए कि भाषा के नाम पर समाज को बांटने के जिस रास्ते पर वो चल रहे हैं, उससे सत्ता तो मिलने से रही, कहीं ऐसा ना हो कि उनकी सियासत भी ना बचे और वो भी समाज से जाए। यहां पर जो कुछ हो रहा है वो सब चुनावी फायदे के लिए हो रहा है, और चुनाव में कितना नफा नुकसान होगा ये भी देखने की बात होगी। एक रिपोर्ट। ठाकुर न बनो ठाकरे, सद्भाव रखो सबके वास्ते। चुनाव है तो बनो शांति दूत, जनता उतार देगी भाषा का भूत। मराठी का अपमान बहाना, बीएमसी है निशाना। वोट बैंक की कसक, ठाकरे की ठसक। चुनाव आते ही राजनीतिक दल अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं। विपक्ष जनता की समस्याओं को उठाता है, सत्ता पक्ष जनता के लिए किए गए कामों को बताता है। महाराष्ट्र में भी बीएमसी चुनाव की आहट है। मनसे ने भी बीएमसी चुनाव लड़ने का पूरा मूड बना लिया है, लेकिन बीएमसी चुनाव को लेकर मनसे एक अलग ही राह पर निकल पड़ी है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना और राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना दोनों मिलकर वोटों के ध्रुवीकरण में लगे हैं। इसलिए ठाकरे बंधुओं ने मराठी और गैर मराठी का मुद्दा छेड़ रखा है। भले ही समाज में इससे विद्वेष, वैमनस्य की भावना पैदा हो, प्यार मोहब्बत से रह रहे मराठी और उत्तर भारतीयों के बीच में मनमुटाव हो, ठाकरे बंधुओं को इसी का फायदा दिख रहा है। राज ठाकरे जानबूझकर अपने भाषणों में अपने कार्यकर्ताओं को गैर मराठियों के खिलाफ भड़का रहे हैं, उकसा रहे हैं। मराठी अस्मिता की आड़ में अपने सियासी फायदे को परवान चढ़ाने में लगे हैं। मनसे के कार्यकर्ता अब राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं, गुंडे बन चुके हैं। हिंदी भाषी उत्तर भारतीयों को निशाने पर ले रहे हैं। हिंदी बोलने पर उत्तर भारतीयों से सरेआम मारपीट कर रहे हैं। उत्तर भारतीयों के साथ साथ मनसे के निशाने पर सभी गैर मराठी हैं। उन्हें ना मराठी बोलने पर दिक्कत है, उन्हें मराठी में ना लिखने पर दिक्कत है, उन्हें उत्तर भारतीयों से नफरत है, उन्हें मुंबई में कमा खा रहे साउथ इंडियन से नफरत है, उन्हें गुजराती बिजनेसमैन, गुजराती में लिखे होटलों, रेस्टोरेंट और साइन बोर्ड से दिक्कत है, उन्हें दिक्कत है उत्तर भारतीय महिलाओं से जो हिंदी बोलती हैं। मारपीट, गुंडागर्दी, बदमिजाजी यही मनसे का मूल मंत्र बन चुका है। राज ठाकरे खुद को मराठियों का हितैषी बताते हुए सरकारी नौकरियों में मराठियों के लिए 80% रिजर्वेशन का शिगुफा भी छोड़ रहे हैं। पहले गैर मराठियों से मारपीट और अब रिजर्वेशन का दाव। राज ठाकरे की इस मांग से गैर मराठियों ने नाराजगी जताई है। मुंबई में 30% आबादी मराठियों की है, जबकि 70% आबादी गैर मराठियों की। सरकारी नौकरियों में मराठी के लिए 80% रिजर्वेशन की मांग, राज की मांग से गैर मराठियों में नाराजगी। बीएमसी का चुनाव ही तो है, कोई पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से जंग तो नहीं लड़नी है। चुनाव है तो ठाकरे बंधु चुनाव की तरह ही लड़े। समाज में जहर घोलने, भाषा के नाम पर आपस में लड़ाने की क्या जरूरत है? क्या ठाकरे ये नहीं जानते कि ये हिंदुस्तान है? यहाँ हर धर्म, हर भाषा, हर बोली को एक समान महत्व और इज्जत दी जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। महाराष्ट्र में जारी भाषा विवाद को लेकर हमारे साथ चर्चा से पहले इस वक्त जुड़ गए हैं खास मेहमान, बीजेपी की पूर्व सांसद किरीट सोमैया। बहुत स्वागत है किरीट जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। पहला सवाल आपसे, मराठी हिंदी मुद्दे पर आपकी राय क्या है?
कोई मुद्दा है ही नहीं। महाराष्ट्र के 12.5 करोड़ लोग मराठी, मूल मराठी, राज्य भाषा मराठी है, मराठी में ही राज्य का व्यवहार होता है, इसके लिए मुद्दा तो है ही नहीं। बाकी जो लोग हैं अपने अपनी पद्धति से, उनकी मातृभाषा दूसरी है या इंग्लिश जो कॉलेज और वहां अंग्रेजी है यहाँ पर, तो बड़े बड़े नेता जो भाषण करते हैं उनके बच्चे भी मराठी इंग्लिश कॉन्वेंट में पढ़े हैं, मराठी मीडियम में नहीं पढ़े हैं। लेकिन वो वाद विवाद का मुद्दा है ही नहीं, कोई वाद विवाद नहीं है। मराठी का अपना स्थान है। कोई अन्य भाषी व्यक्ति या कोई व्यक्ति वो मराठी भी है लेकिन उसको अंग्रेजी पढ़ना है, फ्रेंच पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, हम उनको रिस्पेक्ट देते ही है। ठीक है, लेकिन आपको लगता है कि हिंदी भाषा को तीसरी भाषा होना चाहिए वहां पे? अरे भैया, तीसरी और दूसरी का संबंध ही नहीं है। राष्ट्रभाषा है, हिंदी का अपना स्थान है। हिंदी राष्ट्रभाषा 47 में ही घोषित हो चुकी है। मराठी महाराष्ट्र की राज्य भाषा है, शासन की भाषा है, प्रशासन की भाषा है, यहाँ की भाषा है। दूसरे राज्यों में कहीं उड़िया होगी, कहीं बंगाली होगी, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। ठीक है, एक मुद्दा ऐसा भी उठ रहा है कि अब उत्तर प्रदेश में मराठी भाषा सिखानी चाहिए। मेरा क्या पॉइंट है कि भैया हर जगह पर लोग विविध भाषा में पढ़ते हैं और अन्य राज्यों में पढ़ते हैं, विदेश में भी पढ़ते हैं, तो साहित्य का हम सब सम्मान करते हैं। लेकिन मुंबई महापालिका का चुनाव जीतने के लिए हर वक्त मराठी मराठी मराठी, अब यहाँ के लोग और मराठी भाषी भी समझ गए हैं कि ये दो ठाकरे बंधु अब लोकसभा हारे, विधानसभा हार गए, महापालिका कैसे भी करके बच जाए, तो ये अलग अलग प्रकार के मुद्दे निकालते हैं। उद्धव ठाकरे साहब को, जनाब उद्धव ठाकरे साहब, आपका हिंदुत्व कहाँ गया जी? हरे कपड़े पहन के निकले हो आप तो। अब महापालिका आया, लेकिन वो तो कहते हैं कि उनका हिंदुत्व सबसे बढ़िया है, लेकिन राज ठाकरे मारपीट की भाषा बोल रहे हैं, हिंदू व्यक्ति को ही मार रहे हैं। अब ऐसा है कि कुछ लोग कहीं पर किसी के ऊपर हाथ उठाते होंगे, कोई भी कारण हो, कानून व्यवस्था है, कोई सम्मान नहीं देता है राज्य की व्यवस्था को, तो उनके ऊपर जो कानूनी कार्रवाई करवा सकते हैं। लेकिन मारपीट करके मीडिया में छा जाने से बड़ा नेता बनता है या बड़ा राजकीय पक्ष बनता है या मुंबई महापालिका जीत जाओगे, ऐसा कोई मानते हैं, उसका एक तो हो ही गए ना दोनों, राज ठाकरे उद्धव ठाकरे अब एक हो गए हैं, तो आपको क्या लगता है मराठी व्यक्ति का कुछ फायदा होगा? मुझे उस विवाद में जाना ही नहीं है, क्योंकि अब ये दोनों ठाकरे सेना महाराष्ट्र में उनका स्थान इतना सा हो गया है, अपनी पार्टी का अस्तित्व बना रखने के लिए मुंबई महापालिका 50,000 करोड़ का बजट वो जीतने के लिए अब वो प्रयास कर रहे हैं, अस्तित्व कायम रखने के लिए, जिंदा रहने के लिए पॉलिटिकली। लेकिन ऐसे आरोप लगते हैं कि मुस्लिम लोग मराठी नहीं बोलते जहां पर वो रहते हैं, उनके बारे में राज ठाकरे चुप रहते हैं, क्यों? मैंने कहा देखो, ये मुद्दा है ही नहीं भाषा का, ये तो ठाकरे ब्रदर्स की पॉलिटिकल अस्तित्व खत्म हो गया, अस्तित्वहीन होते जा रहे हैं। इसके लिए इस प्रकार का कोई प्रकार पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मुंबई कर अब सब। इन आरोपों पर आप क्या कहेंगे कि मारपीट करने वालों पर सख्त कार्रवाई नहीं होती, और ऐसे आरोप इसलिए लग रहे हैं कि मारपीट की घटना बार बार हो रही? जो जहां पर ऐसी घटना होती है वो ऐसी बार बार होती नहीं है, मीडिया में बहुत उछाला जाता है। कुल मिलाकर घटना कितनी हुई, 1 2 4 5, तो वास्तव में इस प्रकार से गुंडागिरी कोई करते होंगे तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी, होती। लेकिन राज ठाकरे पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, ऐसी भी मांग हो रही है। नहीं, मुद्दा ऐसा है कि मैंने जैसा आपको कहा कि कुल मिलाकर आप गिन लो ना,
100 दिन गए, 100 दिन से ये बात कर रहे, कुल मिलाकर 2-5 जगह पे इन्होंने लकड़ियां की, पत्थरबाजी की, ताकि उनको मीडिया ब्रेकिंग न्यूज मिले। 5-7 घटना, इनको हम कोई कानूनी व्यवस्था का बड़ा मुद्दा नहीं करते। उनकी वृत्ति, प्रवृत्ति और कार्य पद्धति गलत है। हम पब्लिकली उनके ऊपर कहते हैं, टीका करते हैं, लेकिन ज्यादा महत्व नहीं देते हैं, क्योंकि ऐसी घटनाओं से कोई लोगों का मत यहाँ वहां नहीं होता है। क्योंकि ये तो सालों से इनके इस प्रकार के स्टंट चलते हैं। मराठी का महत्व उतना ही रहेगा, कोई उसको कम नहीं कर सकता। ठीक है, अब तो बात यह भी होने लगी है कि मराठी व्यक्ति को नौकरी में 80% रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ऐसा मनसे ने मांग की है। कोई इनकी कोई बात को महत्व नहीं देते हैं, उनके ऊपर प्रतिक्रिया देने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इस प्रकार के चुनाव के समय पर घोषणा करके वो पब्लिसिटी पाना चाहते हैं। उद्धव ठाकरे थे ना मुख्यमंत्री 2.25 साल, क्या किया उन्होंने? इसलिए हमको पता है महापालिका के चुनाव के लिए स्टंट है। लोग है मुंबई कर अच्छी तरह जानते हैं, ठीक है, ठीक है, पहचानते हैं। ठीक है, किरीट सोमैया जी बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में, इस खास चर्चा में। अब हमारे साथ 3 और खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। बीजेपी के पूर्व सांसद नेता किरीट सोमैया अभी अपनी बात रख रहे थे कि ये कुछ भी नहीं है, ये चर्चा में बने रहने की एक कोशिश है और उसके जरिए बीएमसी की सत्ता पर को बचाए रखने की, उसमें भी बने रहने की एक बड़ी कोशिश छटपटाहट से भरी हुई। संजय गुप्ता जी मेरे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में इस वक्त जुड़ गए हैं। नवीन दुबे जी मेरे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़ गए हैं। मुफ्ती शमून काजमी इस्लामिक स्कॉलर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं, इस्लामिक विद्वान के दौर पर। सबसे पहले संजय गुप्ता जी, मैं आपका ही रुख करूंगा। हम ये सवाल बहुत पूछ चुके हैं कि क्यों किया जा रहा है, किस लिए किया जा रहा है, ये लगातार इतनी कानूनी कार्रवाई की जो बातें हो रही हैं उसके बीच भी ये क्यों होता जा रहा है। मेरा सवाल ये है कि अगर ये सब कुछ राजनीति के लिए हो रहा है, जैसा किरीट सोमैया भी अभी कह रहे थे कि बीएमसी का चुनाव है, उसमें कहीं बहुत अपनी जगह बनानी है। विधानसभा लोकसभा में पूरी तरह से छाने की कोशिश थी, हालांकि लोकसभा में बेहतरीन प्रदर्शन रहा, लेकिन विधानसभा में वो फिर 0 कम हो गया। तो अगर इस बार ये मुद्दा नहीं चला तो मनसे और उभाटा इनकी राजनीति का क्या होगा, जो ये गैर मराठी मराठी के नाम पर महाराष्ट्र में चुनाव के पहले करते हैं? संजय जी। देखिए राजीव भाई, अब ये ठाकरे सिर्फ नाम के रह गए हैं और बाला साहब ठाकरे तो चले गए हैं। जैसे एक कहावत थी एक फिल्म में कि ठाकुर तो गयो, हाँ। तो किसी तरह से तो गयो, ये सिर्फ नाम के ही हैं। और देश की राजनीति में तो ये क्या हिस्सा लेंगे, देश से तो इनका नाम हट चुका है। अब महाराष्ट्र के अंदर मराठी मानुस में नहीं लगता है कि इनका नाम थोड़ा बचा है, तो इसलिए ये मराठी 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 करते रहते हैं। हेलो, ये ठीक है, मराठी ठीक सिर्फ हो गया? नाम के ही हैं। ठीक हो गया? तो इनकी राजनीति अब सिर्फ चंद क्षेत्रों के अंदर मराठी लोगों में ही रह गई है, इसीलिए सिर्फ मराठी की बात करते हैं, इसके अलावा इनका कुछ नहीं है। और बीएमसी चुनाव में भी मराठी मानुस सिर्फ इनको इसी बात पर वोट नहीं देगा कि ये मराठी को संरक्षण करते हैं, मराठी के लिए बोलते हैं। मराठी के लिए संरक्षण करना कुछ अलग तरीके से होता है। जब उद्धव जी मुख्यमंत्री थे तब करते, जब राज ठाकरे कुछ कर सकते थे पहले तब करते। आज तो किसी कुछ करने की स्थिति हुई नहीं है, और फिर वो जिस तरह की बात मराठी भाषा के लिए कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता ये मराठी भाषा में कुछ करने के लिए करते हैं, बल्कि सिर्फ कुछ लोगों को दिखाने के लिए, अपनी बची खुची राजनीति को करने के लिए करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। आपको लगता है कि ये सारा कुछ चुनाव की आहट पर ही हो रहा है संजय जी? और इस चुनाव की आहट जब भी होती है ये मुद्दा उठता रहा है, इससे पहले भी, पहले उत्तर भारतीय के मसले पर था, अब मराठी गैर मराठी पर हो गया है, और आज का जो अपडेट ये है, आज और कल के बीच का, कि अब ये नौकरियों पर आ गया है कि मराठी को 80%, गैर मराठी को 20%। एक सीढ़ी चढ़े नहीं दूसरे की बात करने लग जाते हैं, और फिर उसके बाद तीसरे की बात करने लग जाते हैं। किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहली सीढ़ी को चढ़ा जाता है, फिर दूसरी सीढ़ी पे चढ़ा जाता है। मतलब अभी चुनाव में इनको लगता है कि इस मराठी भाषा के कार्ड से कुछ पा सकते हैं,
बीएमसी चुनाव जब भी होगा इसी साल के अंत तक हो सकता है, वो अगले साल भी डिक्लेयर हो सकता है। लेकिन सिर्फ क्या इसी मुद्दे पर इनकी राजनीति रहेगी? नहीं, मेरे को लगता है कि मराठी मानुस सिर्फ इन्हीं मुद्दों पर राजनीति करने से इनको वोट देगा। तो ये इनके सिर्फ सोच रह गई है, एक बहुत ही हल्की सोच, जिसके कारण इन्हें ऐसा लगता है कि मराठी भाषा का हम अगर उसके विषय में ऐसे बोलते हैं तो इस तरह के व्यवहार को देश में, दुनिया में कोई भी स्वीकार नहीं करेगा, जिस तरह के व्यवहार को इन्होंने किया। नवीन दुबे भी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। नवीन जी, अब आपको मौका दूंगा, एट लेंथ अपनी विस्तार से बात रखिएगा। सवाल मेरा बड़ा स्पष्ट है। मैं अगर पिछले कई उदाहरण देखूं, पिछले कई साल पीछे भी अगर चला जाऊं, उत्तर भारतीयों से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, मराठी भाषा से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, इन सारे मुद्दों का अपेक्षित परिणाम अगर मिला हो तो कोई बात थी, फिर उसके बाद भी इस मुद्दे पर पूरी तरीके से आधारित हो जाना, इस उम्मीद में कि बीएमसी जो कि जिसका इतना बड़ा बजट है कि अब आपको उसकी तुलना क्या बताएं, इस बार जो फरवरी में जो डिक्लेयर हुआ करीब 75,000 करोड़ के करीब का बजट, केवल उस बीएमसी पे छा जाने के लिए ये सब कुछ क्या ये काम करेगा, या आपको लगता है कि ये मुद्दा मराठी मानुस को अंदर ही अंदर भाता है? नवीन दुबे जी, मेरी आवाज आ रही है? संजय जी देखिए, दो तीन चीजें बिल्कुल क्लियर आ रही है। आपको आ रही है मेरी आवाज? जी जी आ गई, बोलें। हेलो, बोलिए सर, एकदम स्पष्ट आवाज आ रही है। जिसका बहुत अच्छा सोशल इफेक्ट होता है, सामाजिक प्रभाव होता है, और उसके बाद सडनली जनता उसको नकार देती है, तो वो एक सीमित दायरे में सिमट कर रह जाता। फिर वो ये कहता है कि साहब ये मेरी दुनिया है, यहाँ हम जो चाहेंगे वो करेंगे, यहाँ पे ऐसा होना चाहिए। अब इन्होंने क्या किया है, केवल बीएमसी चुनाव को तो मद्देनजर मैं आता हूं आपके पास, लेकिन इन्होंने सीमित थोड़ी भाषा की राजनीति करेंगी। आपकी आवाज बार बार कट रही है, थोड़ी सी देर में मैं आपके पास आता हूं, तब तक मुफ्ती शमून काज़मी से जवाब ले लेता हूं। इस बीच में मैं कोशिश करता हूं कि आपकी आवाज स्पष्ट हो जाए पीसीआर के जरिए। मुफ्ती शमून काज़मी, आपसे भी यही सवाल, विस्तार से जरा सा बताइएगा। दो तीन चीजें हैं। एक तो इस सवाल को भी आप जोड़ सकते हैं कि जब ये मुद्दा अब तक अपेक्षित चुनाव परिणाम नहीं दिला पाया है, शिवसेना जो पूर्व शिवसेना थी और वर्तमान में जो अलग अलग फ्रैक्शंस हैं, मनसे और शिवसेना यूबीटी, तो अब इस मुद्दे को छेड़ने से क्या लगता है बहुत कुछ हासिल हो जाएगा? और साथ ही एक और बात हो रही है कि जो मुस्लिम इलाके हैं वहां पर ये लोग जाकर जबरन मराठी बुलवाने की एक भी घटना अब तक नहीं कर पाए हैं। क्या यह भी एक स्पष्ट संकेत यहां पर देता है कि जब समाज एक हो जाता है और भाषा के दायरे को तोड़ देता है, तब वो ये कहने पर सामने खड़ा रहता है कि भाई हम पर जबरन किसी तरीके का कोई काम नहीं होगा, अगर हम कुछ करेंगे तो दिल से करेंगे, और हम कर रहे हैं? हाँ देखिए राजू भाई, अभी पूर्व सांसद हमारे भारतीय जनता पार्टी के बड़े विस्तार से बता चुके हैं। सच्चाई यही है कि ये अपने वजूद की जंग लड़ रहे हैं, और अब भारत में ऐसा नहीं चलेगा। भारत में भारतीय जनता पार्टी के जो बहुत ईमानदार कर्मठ जो इस वक्त नेतृत्व है, वो अपनी जगह पे काम कर रहा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी बहुत एक विजन के साथ चल रहे हैं। और मैं इस मौके पर एक बात ये कहना चाहूंगा कि भाषाओं का पर मतभेद नहीं होना चाहिए। तमाम भाषाएं हमारी हैं, मराठी भी हमारी है, हिंदी भी हमारी है, उर्दू भी हमारी है, अरबी भी हमारी है। और हमारे आज माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने एक अनोखा काम किया है उत्तराखंड राज्य के अंदर, कि संस्कृत स्कूल का उद्घाटन किया है, और संस्कृत को बढ़ावा देने का जो प्रयास किया है माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने, वो अति सराहनीय नहीं बल्कि उसका मैसेज बहुत आगे तक जाएगा। इसलिए कि संस्कृत जबान जो है, संस्कृत जो भाषा है, वो बहुत रिच भाषा है, और तमाम भाषाएं उसी से निकली हैं। मैं आज ये बात कह सकता हूं कि मराठी हो, हिंदी हो, ये सब हमारी भाषाएं हैं, मगर जो मदर भाषा है वो संस्कृत है। तो उत्तराखंड राज्य के अंदर अभी एक जो ट्रेजेडी आई
धराली के अंदर के माननीय मुख्यमंत्री ने जिस तरह से एक मानव चेहरा अपना पेश किया है और वहां पूरी सरकार वहीं से उन्होंने कैंप किया, ऐसे काम होने चाहिए। अगर ये अपने जमाने में, जैसे अभी मुझसे पूर्व वक्ता ने कहा कि अगर ये ठाकरे बिरादर्स जब इनके पास इक़्तिदार था, अगर ये काम करते तो इन्हें आज इसकी नौबत नहीं आती। और जहां तक मुसलमानों का सवाल है, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि मुसलमानों को तो इसी तरह से वोट बैंक बनाए रखा है। 60 साल से कांग्रेस ये काम करती रही और आज ये कांग्रेस के ही मिलते जुलते लोग हैं, उन्हीं के उसी महागठबंधन से जुड़े हुए लोग हैं। ये आज कल ये हमारी भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, आज ये उधर चले गए हैं। तो इन्हें इक़्तिदार चाहिए, इन्हें कुर्सी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो मुसलमानों को तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप इस पर ध्यान दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल जो काम कर रहे हैं वो कोई भेदभाव का काम नहीं कर रहे हैं। सबका विश्वास, सबका प्रयास, उसे आगे लेके चल रहे हैं। और हमारी महाराष्ट्र की सरकार तो बहुत अच्छा काम कर रही है। और मैं ये समझूंगा, मैं ये बात कहना चाहूंगा, जिस तरह से ये एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आज कुछ ढील हो सकती, वो अनुसरणीय। तो यही तो वो चाहते थे। नहीं, देखिए राजू भाई, मैं आप आज बहुत विनम्रता के साथ मैं तमाम देश के लोगों से, आग जलनी चाहिए। आप इन तमाम बड़ा अफसोस होता है कि यही वजह है कि पूरा विश्व हमारी तरफ देख रहा है। आज एक नया ब्लॉक बनने जा रहा है, चौधराहट को चैलेंज करने जा रहे हैं हम। तो आज क्या हम इन छोटी छोटी चीजों के ऊपर थोड़े से इक़्तिदार के लिए, 50 करोड़ के बजट के लिए हम ये काम करेंगे? महाराष्ट्र के लोगों को चाहिए बगैर किसी धर्म के मतभेद के अच्छी सरकार को चुने, और उस सरकार को, जो आने वाली सरकार होगी, जो चुनी हुई सरकार काम कर रही है, वो आपके हितों की रक्षा के लिए काम करेगी। जब आप किसी को सराहेंगे, अच्छे कामों को आगे बढ़ाएंगे, तो वो भी आपके हितों की रक्षा करेंगे। मैं आज ये कह सकता हूं कि 60 साल के अंदर कांग्रेस ने जो सरकार चलाई, वो सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण के तौर से चलाई। ये भी तुष्टीकरण का ही ठीक है। और कहीं वही चीजें या तोड़ने की या बांटने की चीजें चुनाव के पहले इस तरीके से फॉलो हो रही हैं। नवीन जी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए। नवीन जी, सवाल मेरा वही है आपसे, आप भी अपने विस्तार के साथ अपना जवाब दीजिएगा। क्या भाषा, क्षेत्र, इन चीजों के ऊपर की जा रही राजनीति पहले इतना ज्यादा रिजल्ट दे पाई है कि इस बार वो रिजल्ट दे पाएगी, इसका यकीन हो जाता है चुनाव के ऐन पहले या चुनावी आहट होते ही? क्या ये चीजें काम करेंगी? कुछ तस्वीरें जरूर निकल कर आती हैं और उसके लिए पूरे महाराष्ट्र को दोषी नहीं ठहरा सकते। कुछ 12-13 इंसिडेंट हुए हैं, लेकिन उससे फैली हुई दहशत दूर दूर तक जाती है, तस्वीर खराब करती है। नवीन दुबे। बिल्कुल राजीव जी, देखिए 2-3 चीजें हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि उद्धव ठाकरे हो या राज ठाकरे हो, ये लोग कोई जमीनी नेता नहीं है। इनने अपनी दम पर कोई राजनीतिक पहचान अपनी स्थापित नहीं की है। इनको अगर कोई पहचान मिली है तो विरासत में मिली है, और वो विरासत थी बाला साहब ठाकरे की। आज बाला साहब ठाकरे नहीं है, ना उनके विचारों का इनसे कोई लेना देना है, ना किसी तरीके से इनको उनकी जो नीतियां थी उनसे कोई लेना देना। अब इनको क्या है, ये अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया है शिवसेना उद्धव ठाकरे के सामने और राज ठाकरे के सामने। दोनों को दिखाई दे रहा है कि चूंकि अब जब से शिवसेना एकनाथ शिंदे अलग हो गए हैं और वो उनको मान्यता मिल गई, तब से इनके सामने अस्तित्व का बड़ा संकट खड़ा हो गया है। अच्छा, होता क्या है कि ये चूंकि वहां की एक लोकल इकाई है, महाराष्ट्र में इनका अपना एक जमाने में वर्चस्व रहा है वहां की राजनीति में, वो अब धीरे धीरे खत्म हो गया। देखिए ऐसा है, मैं तो बड़ी सिंपल भाषा में कहूंगा, जो आंकड़े हैं मेरे पास में, कि भारत के अंदर लगभग 58 से 62% जो है वो हिंदी भाषा बोली जाती है, नंबर 2 पर बंगाली बोली जाती है और नंबर 3 पर मराठी आती है। मराठा के अंदर 11 करोड़ 25 लाख के आसपास लोग हैं जो मराठवाड़ा को बिलोंग करते हैं, उनमें से भी लगभग 8.25 करोड़ ऐसे हैं जो मराठी बोलते हैं, बाकी नहीं बोलते हैं। अब मेरा एक सवाल और है, जो भी दर्शक शिवसेना उद्धव ठाकरे या राज ठाकरे के समर्थक इस डिबेट को सुन रहे हैं, मेरा उनसे एक बड़ा सीधा सवाल है कि सवाल कीजिए अपने नेताओं से, इनसे पूछिए उद्धव ठाकरे जी के इनके बच्चों ने कौन से मराठा स्कूल में पढ़ाई की है, उन्होंने खुद कौन से मराठा स्कूलों में पढ़ाई की है, राज ठाकरे ने कौन से मराठा स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाया है। ये तो टॉप के कॉन्वेंट में पढ़ाए और आज की तारीख में मैं समझता हूँ इनके बच्चे भी विदेशों में पढ़ रहे होंगे। तो अब आप मराठी भाषा के नाम पर वहां की जो आम जनमानस उनको क्यों पीछे धकेलने का काम कर रहे हैं भाई?
क्यों आप ये बेमनस्य फैला रहे हैं लोगों के बीच में? भाषा क्या है? भाषा की सरल परिभाषा ये होती है कि जिस तरीके से, जिस भाषा में हम जो बात कहें सामने वाले को समझ में आ जाए, वही भाषा है। मूक और बधिर की भी भाषा होती है, वो तो कोई शब्द बोलते ही नहीं है, इशारों में बात करते हैं, तो वो भी एक भाषा होती है। उस भाषा को लेके आप अगर इस तरीके की नफरतें पैदा करेंगे कि साहब हिंदी बोलने वालों को आप मारेंगे, पीटेंगे, उनके ऊपर अत्याचार करेंगे, वो गरीब लोग हैं जो छोटा मोटा व्यापार करने वहां गए हैं, वो गरीब है। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहूंगा, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को समझना होगा कि अगर ये मजदूर वहां से पलायन करना शुरू कर गए तो आपकी महाराष्ट्र की इकोनॉमी धराशायी हो जाएगी। इस पर सरकार को भी चिंता करनी चाहिए। और ऐसे लोग, वो राजनीतिक लोग नहीं है, गुंडा एलिमेंट है। जो भी उनके साथ मारपीट करने वाले लोग हैं वो बिल्कुल गुंडा एलिमेंट, और गुंडा एलिमेंट के साथ क्या सबक दिया जाना चाहिए सरकार के द्वारा, उसमें कहीं ना कहीं कमी है। राजीव जी, मैं समझता हूं कि देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार को बहुत कड़े एक्शन शुरुआती दौर में ले लेने चाहिए थे, और अगर वो ले लें तो मैं समझता हूं किसी की हिम्मत नहीं हो। राज ठाकरे को क्या पावर है? आप कैसे महाराष्ट्र को बांट देंगे भाई? महाराष्ट्र में मुंबई जो देश के अंदर आर्थिक राजधानी है, और आज की तारीख में हम जिन परिस्थितियों से अमेरिका से लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, उस परिस्थिति में आप इस तरीके का विद्वेष देश के अंदर पैदा कर रहे हैं, देश की आर्थिक राजधानी में, ये कैसे चलेगा? वहां पर मैं समझता हूँ 30% जो आंकड़ा बताया जा रहा है कि बीएमसी के चुनाव में 30% मराठी लोग होते हैं, उनकी भागीदारी होती है। 70% कौन लोग है? 70 तो वो है जो दूसरे प्रदेशों से आए हुए। भारत की यही तो सुंदरता है कि हर राजधानी में चले जाइए, किसी भी प्रदेश में आप चले जाइए, वहां पूरे देश के लोग मिलेंगे आपको और सब प्रेम से रहते हैं। ये जो नफरतें पैदा करने का काम मैं समझता हूं राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे और उनके लोग जो कर रहे हैं, इसकी बहुत लंबी गूंज आगे सुनाई देगी, और इसका खामियाजा इनको आने वाली कई वर्षों तक भुगतना पड़ेगा। कारण क्या, देखिए, शिक्षित युवा जो होता है, हर युवा शिक्षित है महाराष्ट्र में, चाहे वो मराठा बोलने वाले हो, हिंदी बोलने वाले हो, अंग्रेजी बोलने वाले हो, अन्य भाषा बोलने वाले हो, सब शिक्षित, सब अपना भविष्य सुरक्षित करना चाहते, सब चाहते कि वो आगे बढ़े। अब आप मराठी भाषा तक उनको सीमित कर देंगे तो वो कैसे ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में आगे जाएंगे बच्चे? वो कैसे कम्पिटिट करेंगे? और आप कहते हैं कि साहब हिंदी को हम तीसरी भाषा भी नहीं रखेंगे, तो रखेंगे कौन सी भाषा? हिंदी तो इस देश में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा, और महाराष्ट्र के बच्चे जो युवा हैं, उनको अगर आप उस भाषा को मातृभाषा को सीखने से वंचित कर देंगे तो वो बेचारे कहाँ स्टैंड होंगे? आप अंग्रेजी को प्राथमिकता देंगे क्या हिंदी के मुकाबले में? बिल्कुल देना चाहिए। मैं समझता हूँ इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जो ग्लोबलाइजेशन की भाषा है, आपकी सारी सिस्टम की भाषा है, कंप्यूटर की भाषा है। अंग्रेजी तो चाहिए ही चाहिए, हिंदी आपकी मातृभाषा। और सबसे बड़ी चीज ये है कि पूरे देश के अंदर आप कहीं भी चले जाइए, इंग्लिश नहीं आती तो आप हिंदी बोल के अपना काम चलाते हैं, लेकिन वहां की लोकल लैंग्वेज आप सीखे तो इस देश के अंदर तो बहुत सारी 100 से अधिक भाषाएं, आप कहां तक कौन लोग सीखेंगे भाई? और हर राज्य की अपनी भाषा है। आप यूपी में आएंगे तो कहीं ब्रज भाषा बोली जाती है, कहीं अवधी बोली जाती है, कहीं आगे चले जाएंगे तो मैथिली बोली जाती है, हिंदी पट्टी में भी। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि सब अपने अपने आपस में लड़ने लगेंगे। मैं समझता हूं कि उद्धव ठाकरे को, राज ठाकरे को इस पर चिंतन करना चाहिए। अगर उनको लंबे समय तक राजनीति करनी है, मुद्दों पर बात करिए ना, कि भाई सरकार से सवाल करिए, आप सवाल पूछिए कि भाई आपने डेवलपमेंट क्या किया। लेकिन फिर भी वो कर रहे हैं, ये भी यहां पर बड़ी बात है। संजय जी, अब मैं सवाल को दूसरी तरीके से रखता हूं ताकि मेरे दर्शक दोनों चीजों को आप लोगों के जरिए बेहतर तरीके से समझे। किरीट समैया राजनीतिक दायरे में कैद होकर बात रख रहे थे, आप लोग पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर अपनी बात को दायरे से बाहर ले जाकर समझा सकते हैं। चुनाव है तो सब जायज है, हर पार्टी चुनाव को अपनी नजर से देखती है। मनसे और यूबीटी ने अगर मराठी और गैर मराठी को ही मुद्दे को चुन लिया है तो इस पर इतनी समस्या क्यों, और इससे नुकसान कितना है? राजीव भाई, मुझे लगता है कि कुछ लोग ना अपने मुद्दे से भटक जाते हैं और वो समझने समझाने में विफल हो जाते हैं कि वो कर क्या रहे हैं, क्या रहे हैं। कई चीजें समझ से बाहर हो जाती हैं। ठीक इसी तरह से आज ये ठाकरे बंधु भी कर रहे हैं। एक फिल्म में एक गाना था, राजीव भाई मैं थोड़ा सा इसको अलग तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। उस गाने को अगर आप देखते हैं तो मेरे ख्याल से सभी ने देखा होगा, मुगले आजम फिल्म का वो गाना था। और उस गाने के अंदर अनारकली को दीवार में चिनवाया जा रहा होता है, और जब दीवार में चिनवाते हैं तो उसने गाना गाया दीवार में चिनते समय कि जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, प्यार ही में खो गया। देखने से ऐसा लगता था कि जैसे ये बड़ा दर्द भरा गाना है, मगर फिर जब इसके अगले अंतरे को सुनते हैं
तो फिर वो कहती है कि ये बहार ये समा कह रहा है प्यार कर, किसी की आरजू में अपने दिल को बेकरार कर, आ रही है ये सदा लूट प्यार का मजा। अब ये बात समझ से बाहर हो गई कि ये गाना एक रोमांटिक गाना है या दर्द भरा गाना है। तो ठीक इसी तरह से ये ठाकरे बंधु भटक चुके हैं, इन्हें समझ ही जनता नहीं आ नहीं रहा। समझ पा रही कि वो खुद नहीं समझ पा रहे उन्होंने कौन सा मुद्दा हाथ में लिया है। तो ठीक इसी तरह से ठाकरे बंधु, अब ये सिर्फ जैसे पहले कहावत होती थी कि ठाकुर तो गयो, एक दिन ये बात भी मुंबई में मराठी मानस में उठेगी कि ठाकरे तो गयो। तो एक ठाकरे वो थे जो चले गए इस दुनिया से मगर अपना नाम छोड़ गए, और एक ठाकरे ये हैं जो जिंदा रहते हुए राजनीति से चले जाएंगे। तो ये ठाकुर तो गयो, ठाकरे भी गयो, और ये जो रह गए हैं ये बस नाम के मजमून है और कुछ भी नहीं। इन्हें अपनी बात को, राजनीति को किस तरह से करना है, किस तरह से समझाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये इस मुद्दे को बिल्कुल भूल चुके हैं। जिस तरह से कुछ फिल्मों में, जिस तरह से उस फिल्म में मैंने आपको बताया कि आप उसको अगर ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा कि ये रोमांटिक नहीं, कि ये दर्द भरा नहीं, ये तो बड़ा ही रोमांटिक गाना है। कभी आप सोचेंगे ये दर्द भरा गाना है, तो इनकी कहानी भी कुछ इस तरह से दर्द भरी है कि जो समझ में नहीं आती कि कर क्या रहे हैं, और गुनाह क्या क्या रहे हैं। क्या समझाना चाह रहे हैं। आपने बड़े हल्के और क्या अंदाज में समझाना समझा चाह रहे हैं। दिया ठाकरे इस वक्त क्या कर रहे हैं, और उम्मीद है लोग इस गाने को, ठाकरे के गाने को समझ रहे होंगे। शमून काज़मी साहब, एक थप्पड़ या एक शख्स की पिटाई अगर तस्वीरों में आगे तक जाती है तो लाख, 1.5 लाख, 1.5 करोड़ तक अगर वो तस्वीर देखी जाती है तो उससे डर फैलता है बहुत जल्दी। यहां पर मुद्दे से ज्यादा वो डर फैलाने की कोशिश तो नहीं हो रही, मगर डर के आगे जीत है। अगर डर जो लोगों में डर पैदा कर रहे हैं उसके आगे जीत है। लोगों को डरना नहीं चाहिए, बल्कि अपने साहस का सबूत देना चाहिए। और साहस ये है कि एक वोट की कीमत है। आप अपने वोट के जरिए से उन सब लोगों को ठीक कर सकते हैं। आप वोट के जरिए से एक देश श्रेष्ठ देश को मजबूत कर सकते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और मैं कहना चाहता हूं कि हमारे नफे और नुकसान एक हैं। अगर आप, जो लोग बात करते हैं पॉलिटिक्स की, कि पॉलिटिक्स है क्या, जैसे आप लोगों को लेकर आओगे वैसी पॉलिटिक्स हो जाएगी। आप अच्छे लोगों को लेकर आइए तो सेवा भाव पैदा होगा। तो मैं फिर ये बात कहूंगा कि अभी हमारे यहाँ पहले जैसे शमून हालात काज़मी बने, साहब, आप धराली के प्रधानमंत्री अंदर, मोदी के बहुत मुरीद लगते हैं। मैं प्रधानमंत्री मोदी का मुरीद इसलिए नहीं हूं, मैं इसलिए हूं कि हमें एक ऐसे व्यक्तित्व की जरूरत थी जो नहीं, पूरे इसमें देश को मेरा साथ कोई लेके एतराज चले नहीं है, और आप कर्मी। हो सकते हैं। जी जी, आप हो सकते हैं, नहीं। कोई एतराज नहीं है, लेकिन मेरे पास समय कम है नवीन भाई, नहीं, उम्मीद है माफ मैं बस करेंगे आप। आपसे एक बात, जी शमून भाई, मैं धराली का जिक्र कर रहा था कि धराली के अंदर हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी वहां कैंप करते हैं। आप मुझे बताइए कि ऐसे शासकों को आप क्यों नहीं, आप उन्हें प्रोत्साहन देंगे? आप ऐसे लोगों को जो वोट बैंक की राजनीति करते हैं उन्हें क्यों नहीं आप कमजोर करेंगे? तो इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि संसार का पहला जो ज्ञान है वो वेद है, और अंतिम जो वाणी है वो कुरान है। एकम एवं अद्वितीयम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, वन गॉड विदाउट सेकंड, अव्वल अल्लाह नूर उपाय कुदरत के सब बंदे, एक ही नूर से सब जग उपजे, कौन भले कौन बंदे। हमारे दूध और खून के रिश्ते हैं, और इन दूध और खून के रिश्तों की अगर किसी ने परवाह की है तो वो आज देश की सरकार और देश के शमून काज़मी, मैं समझ गया आपने इतना कुछ बोला है। ये चीज वो लोग समझें जो बीच में दूरी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि एक बार आपके साथ व्यक्तिगत बैठूं, क्योंकि आपने जितने मुद्दों को समेट लिया जवाब में, मुझे लगता है कि बहुतों से ज्यादा ज्ञान आप रखते हैं और उस ज्ञान का उपयोग, सदुपयोग आप भी करें। बहुत धन्यवाद संजय भाई आपका जुड़ने के लिए, नवीन भाई आपका, और मुफ्ती शमून काज़मी आपका भी वक्त निकालने के लिए। मन से उत्तर भारतीयों से मराठी हिंदी भाषा पर मारपीट करते करते मराठियों के लिए 80% आरक्षण की मांग करने लगी है। मुंबई में रह रहे उत्तर भारतीयों से इस मुद्दे पर बात की मेरे सहयोगी सुधाकर कश्यप ने। राज ठाकरे की पार्टी मनसे ने मराठी मानुस को महाराष्ट्र में और मुंबई में 80% रिजर्वेशन देने की बात की है और मांग की है। इसी मुद्दे पे बोलने के लिए हमारे साथ उत्तर भारतीय मान्यवर हैं, हम उनसे जानते हैं कि क्या लगता है उनको। दीपू जी, आप बताइए पहले कि ये जो रिजर्वेशन का जो मामला है 80% रिजर्वेशन का, कैसे देखते हैं आप? मैं इस जो मनसे ने डिमांड की है कि प्राइवेट सेक्टरों में 80%
इस यहाँ के स्थानिक लोगों को मिलना चाहिए। मुझे लगता है कि ये बात सही है कि यहाँ के स्थानिक लोगों को, जिस राज्य का जो स्थानिक है और यहाँ पे अगर कंपनियाँ आती है तो उनके ही लोगों, वहाँ के ही लोकल लोगों को जॉब मिलना चाहिए। लेकिन मेरी ये मांग है कि ये जो महाराष्ट्र में हर प्रांत के, हर राज्य के लोग कई पीढ़ियों से रह रहे हैं, एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, जिन्होंने यहाँ पे जन्म लिया, जिन्होंने यहाँ पे सब, जिनका डोमासाइल है, जिन्होंने यहाँ पे पढ़ाई लिखी की, शादी की, बच्चे किए, बट उनका सरनेम तिवारी, गुप्ता, यादव या मेहता, जैन होने की वजह से क्या उनको लोकल में काउंट किया जाएगा? या उनको भी ये 80% का जो रिजर्वेशन है उनको भी स्थानिक बोल के, क्योंकि उन्हें भी मराठी आती है, उनके पास भी डोमासाइल है, तो क्या उनको भी इस चीज़ में शामिल किया जाएगा? मुद्दा नंबर 1। दूसरा, सेम चीज़ कर्नाटक में कांग्रेस की गवर्नमेंट ने करने का ट्राई किया था। कांग्रेस की गवर्नमेंट ने 100% लोकल लोगों को रोजगार देने की बात की थी प्राइवेट सेक्टरों में, लेकिन जब बड़े बड़े प्राइवेट सेक्टरों ने इसका विरोध किया तो 2 दिन के भीतर कांग्रेस की गवर्नमेंट को ये जो बिल था उसे वापस लेना पड़ा। तीसरी बात, मुझे ऐसा लगता है कि हमें टैलेंट देखना चाहिए, बाकी लोगों को भी अवसर देना चाहिए। आज यूएसए, आज हम बोलते हैं कि अमेरिका एक देश का सबसे पावरफुल राष्ट्र है, सब टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है। वो इस वजह से है क्योंकि वहाँ पर आज अमेरिका में मूल निवासी अमेरिका के बहुत कमी है। वहाँ अमेरिका को बनाने वाले बहुत सारे इंडियन भी हैं, बहुत सारे चाइनीज़ भी है, बहुत सारे यूरोपियन भी है, बहुत सारे बाकी कंट्रियों की भी है, बट टैलेंट एक जगह पे जमा होता है और वो राष्ट्र अपने आप चमकने लगता है। चौथा बात, मुझे लगता है ये मुद्दा बहुत अच्छा है, लोकल लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, लेकिन क्या ये सुप्रीम कोर्ट में टिक पाएगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि 50% से ज़्यादा आप किसी को रिजर्वेशन दे ही नहीं सकते हो। तो क्या 80% ये टिक पाएगा कोर्ट में? ये सारी चीज़ों को भी करना चाहिए और मनसे के लोगों को, मनसे पार्टी को एक क्लैरिटी देनी चाहिए। जो आप 80% जो बोल रहे हो उसमें आप किन लोगों को शामिल करना, अब आप कि कौन कौन लोग शामिल होते हैं? तो मेरा यही है कि ये मुद्दा, ये जो आपकी मांग है बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें लोगों को क्लैरिटी नहीं होने की वजह से लोगों में एक डर का माहौल आ जा रहा है कि अब ये क्या नया आ गया। लोगों को जो यहाँ से 10-10, 15-15 सालों से जॉब कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो लोगों में एक डर का माहौल आ गया है। तो मेरा बस यही निवेदन है कि मनसे को इस चीज़ पे क्लैरिटी देनी चाहिए। आपको क्या लगता है रिजर्वेशन के बारे में? 80% रिजर्वेशन की मांग की है। देखिए, ये इनका ना सब स्टैंड है। अभी तक इन्होंने प्रांतवाद चलाया, अब उस पर थोड़ा कैसा पब्लिक उनको जवाब देने लगी, आपस में ये नहीं टूटे, इसकी वजह से अब इनका नया स्टैंड है कि 80% इनको मिलना चाहिए मराठी भाइयों को। ये कभी इस विषय पे काम करते ही नहीं है। महानगर पालिका आ रहा है, अब इनको उसमें आना है तो कुछ तो उनको दिखाना है कि हम मराठी भाइयों के लिए कर रहे हैं। जहाँ इलेक्शन खत्म हुआ है सब अपने अपने घर में बैठने वाले, ये नेताओं का सिर्फ स्टैंड है और कुछ नहीं है। और यहाँ पे जो महाराष्ट्र में जो उत्तर भारतीय, परंत प्रांतीय और जिनकी 2-2, 3-3 पीढ़ी यहाँ रह रही है, उनके लिए क्या ये क्लियर बात करें। ये सिर्फ मराठियों के लिए बोल रहे हैं, वहाँ के रहवासी महाराष्ट्रियों के लिए बोल रहे हैं, या और भी लोग हैं जो वहाँ से 2-2, 3-3 पीढ़ी रह रहे हैं, वहाँ उनको महाराष्ट्र की भाषा आती है, वहाँ पे उनका हर कागज, हर वोटिंग करते हैं, उनके लिए भी ये क्लियर करें कि उनको भी यहाँ नौकरी देनी चाहिए, उनको भी प्राइवेट सेक्टर में नौकरी का मिलना चाहिए कि नहीं। ये मतलब हर बात क्लियर बोलें, सिर्फ मराठी भाइयों के लिए कर रहे हैं या भारतवासियों के लिए कर रहे हैं या महाराष्ट्र में रहवासी है जो उनके लिए कर रहे हैं। और तो हमें तो नहीं लगता है कि इनका कुछ है, ये सिर्फ चुनावी स्टैंड है, इतना हम मानते हैं, इसलिए हमें ऐसे कुछ फर्क पड़ता ही नहीं इन लोगों से। तो पता जी, रिजर्वेशन के बारे में आप क्या बोलेंगे? जैसा कि आपको पता ही होगा, सरकारी में महाराष्ट्र में पहले ही मराठियों को काफ़ी परसेंटेज पे उनको ही रखा जाता है। यहाँ पे दूसरे अमराठियों को सरकारी नौकरियों में जल्दी लिया नहीं जाता। जो अमराठी वो ज़्यादा करके प्राइवेट सेक्टर में ही काम करते हैं। अगर प्राइवेट सेक्टर में 80% इनको सिर्फ मराठी बोल के दिया जाएगा तो जहाँ पे इतने लोग रहते हैं जो दूसरे प्रांत से आके, उनके पेट पे सीधा सीधा लात लग जाएगी, क्योंकि उनको सीधा सीधा नौकरी से छोड़ निकाल दिया जाएगा। वो अगर ये बोल रहे हैं कि 80% महाराष्ट्रियन को रहना है, तो जैसा हमारी खुद की यहाँ पे दूसरी पीढ़ी रह रही, पहले हम लोग एक पीढ़ी रह चुकी, दूसरी पीढ़ी रह रही, यहीं पे जन्मे हैं, यहीं रहते हैं, तो जो हमारे अब बच्चे हैं
वो दूसरी पीढ़ी हो गई जो यहाँ पे जन्मी है, यहाँ रह रही है, क्या उनको यहाँ पे मराठी बोल के नौकरी मिलेगी कि वो यहाँ के स्थानिक है, अब वो यहाँ पे जन्मे हैं? दूसरी पीढ़ी, मैं यहाँ जन्मा हूँ, अब मेरा बच्चा भी यहीं जन्मा है, तो क्या उसको सरकारी नौकरी उसे भी मिले? क्या प्राइवेट सेक्टर में उसे भी 80% में देगा? ये क्लियर मन से करे अपना मुद्दा पहले। और दूसरी बात कि जैसा ये लोग बोलते हैं बार बार कि मराठियों को जॉब्स नहीं मिले, मराठियों को आपने जॉब्स का काम नहीं दिलाए। आज के टाइम पे 90% जो आप फेरी धंधे भी देख लेंगे, वो धंधों में भी ज़्यादा 80% जो है वो अमराठी ही हैं, क्योंकि मराठियों को आप धंधे नहीं लगवाए, आपने उनको आगे नहीं बढ़ाया। बीएमसी में कॉन्ट्रैक्टर 90% ना अमराठी है, क्योंकि आपने उनको काबिल नहीं बनाया, आपने उनको सिर्फ झंडा हाथ में पकड़ाया। उनको आपने ये नहीं बताया कि कंपनी कैसे बनाना है, बीएमसी में टेंडर कैसा डालना है, रोड पे धंधा कैसे लगाना चाहिए, बीएमसी पुलिस कैसे हैंडल करना चाहिए। हर हम देखते हैं कि वीडियो आता है कि मराठियों को धंधा लगाने नहीं, ऐसा नहीं है। धंधा बीएमसी पुलिस जैसा उनका धंधा लगाने वैसा आपका भी धंधा लागी, पर यही डिपेंड पड़ता है कि आपको जब बीएमसी पुलिस कुछ थोड़ा सा वो करने आएगी और तुरंत आप उनको इस मुद्दे पे घेर लेते हैं, इसके कारण आपको प्रॉब्लम्स होती हैं। और सबसे बड़ी बात कि इनके नेता ही इनको धंधा पानी कराना नहीं चाहते, इनको कुछ काम धंधा या बिजनेस करें, ये एक आगे बढ़े मराठी, ऐसा नहीं चाहते कि ये इनका झंडा कौन पकड़ेगा, इनके लिए मुद्दा कौन बनाएगा। पहले हिंदुत्व का मुद्दा लिए विधानसभा लोकसभा में, और अब आ गए जब उस समय कोई सीट नहीं मिली, कुछ मिला नहीं, तो अब परप्रांतीय के मुद्दे पे लोग आ गए। रिजर्वेशन का मुद्दा है, रिजर्वेशन आज 50% के ऊपर टिकता नहीं है, तो ये रिजर्वेशन क्या लगता है आपको, मतलब किस तरह से टिकेगा? देखो, मराठा जो रिजर्वेशन की बात है, आपने देखा रहेगा कि पिछले जो मराठा आंदोलन में लोग मराठा भाइयों की डिमांड थी कि हमें रिजर्वेशन दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और महाराष्ट्र की देवेंद्र सरकार ने आरक्षण दिया भी और उसे हाई कोर्ट में टिकाया भी, बट वो आगे जाके सुप्रीम कोर्ट में टिक नहीं पाया क्योंकि वो 50% से एक्सीड हो रहा था। तो मुझे नहीं लगता कि महाराष्ट्र में 50%, महाराष्ट्र में नहीं, कहीं पे भी पूरे राष्ट्र में जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है 50% से आरक्षण, ज़्यादा आरक्षण कहीं पे भी ये सुप्रीम कोर्ट में टिक नहीं पाएगा, ये संवैधानिक ही नहीं है। लेकिन राज्य सरकार ने उसके बारे में जीआर निकाला है। राज्य सरकार ने, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है, आप प्राइवेट सेक्टर के बाद एक पूरा जीआर है। अच्छा, तो मुझे नहीं लगता कि वो टिक पाएगा, क्योंकि कोई भी पर्सन, कोई भी अगर जाके उसको कोर्ट में चैलेंज करता है तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उसको प्रूफ करना, और माननीय न्यायालय के सामने उस सारी चीज़ को कन्विंस करना, सारी चीज़ें करना, तो मुझे नहीं लगता कि ये सारी चीज़ें कोर्ट के सामने टिक पाएंगी। आप जाएंगे कोर्ट में इसके खिलाफ? मैं पहले एक बार पूरी जानकारी लेना चाहूँगा, सारी जानकारी लेने के बाद हम डिसाइड करेंगे हमें क्या करना है क्या नहीं। आप क्या बोल रहे हैं, इसके बारे में कोर्ट में जाना चाहिए रिजर्वेशन के बारे में? अभी जिस तरह के इन्होंने कहा कि जानकारी सही बात है, हम पूरी जानकारी लेके ही आगे कुछ कर सकते हैं। एक बात मैं बोलना चाहूँगी पर कि जैसे नौकरियों की बात कर रहे हैं मराठी भाइयों के लिए, तो इनका मराठी भाइयों के लिए हमारे ही पार्क साइट में पहले हम नीचे से ऊपर तक आते थे, पूरा पार्क साइट आनंदगढ़ नाका शमशान तक, यहाँ जो भी गन्ने की दुकान थी, गन्ने के रस की दुकान, आज हमारे मराठी भाई एक भी नहीं है। पहले सब मराठी भाइयों के थे, फल फ्रूट मच्छी ये सब हमारे मराठी भाइयों के थे, आज नहीं है। क्यों नहीं है? उसमें नहीं है कमाई है, पर इन नेताओं को इन चीज़ों में इनको आगे बढ़ाना ही नहीं है, उनका सपोर्ट करना ही नहीं है। वो किसी न किसी चीज़ से बीएमसी से और भी चीज़ों से, लोगों से परेशान होकर ये सब धंधे छोड़ के परप्रांतीय दूसरे को दिए जा रहे हैं। ये मुद्दे पे क्यों नहीं बोलते वो? जब ये बोलते हैं मराठी भाई के लिए लड़ रहे हैं तो अच्छी तरीके से लड़े, ये थोड़े स्टैंडबाजी करना क्या है? सिर्फ ये चुनावी मुद्दा इनका और कुछ नहीं है। और मैं यही चाहूँगी कि मेरे मराठी भाई आए, अपने धंधे पे वापस लौटें, अपने काम काज पे वापस लौटें। इनको कोई प्राइवेट सेक्टर की नौकरी जरूरत नहीं है। अगर ये सब धंधे करने लगे तो इन्होंने खुद अपना धंधा पानी, फल फ्रूट सब्जियां, किसान लेके आते थे सब्जियां, वो सब्जियों के भी धंधे यहाँ बहुत अच्छे तरीके से मराठी भाई करते थे। आज कहाँ गए? आज कौन बैठा है वहाँ? देखिए आप लोग, देखिए मैं नाम नहीं लेना चाहती, पता है, सबको पता है कि कौन बैठ गया उस धंधे पे। तो अपने अपने धंधे, अपने अपने रोजगार पे वापस आइए। इन नेताओं के चक्कर में पड़ेंगे तो कुछ नहीं होने वाला।